सामान्यतः सभी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में या कंपटीशनों में एक सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ का होता है। और जनरल स्टडीज़ का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, इतना ब्रॉड सिलेबस होता है कि सामान्यतः कंपटीशन की शुरुआत करने वाला कैंडिडेट वो समझ नहीं पाता कि इसकी तैयारी हम किस तरह से करें। वैसे भी शुरू से ये बताया जाता है कि भारतीय इतिहास और ज्योग्राफी रटने की चीज़ें हैं। आज मैं इसी बिंदु पर बात करना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास वास्तव में रटने का विषय नहीं है। देखिए, फैक्ट्स तो सभी विषय में रटने पड़ते हैं। आज मैं ये प्रयास करूँगा कि भारतीय इतिहास किस तरह से अगर उसको समझा जाए तो समझने का विषय है। फैक्ट तो रटने पड़ते हैं, फैक्ट्स तो रटने पड़ेंगे, लेकिन अगर भारतीय इतिहास को भी समझ लिया जाए, उसके कॉन्सेप्ट को बना लिया जाए, तो इसमें ज़्यादा कुछ रटने का नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि भारतीय इतिहास क्या है। इतिहास क्या होता है इसके बारे में पहले जान लिया जाए। वैसे तो इसकी बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन अगर उनका निष्कर्ष निकाला जाए तो इतिहास एक कहानी है जो साक्ष्यों से प्रमाणित होती है। सवाल उठता है कि किसकी कहानी है, तो बात यह है कि मानव की गतिविधियों की कहानी है। अब मानव की गतिविधियों को अगर देखा जाए तो इसको हम मानव की गतिविधियों को अगर अध्ययन के लिए हम चाहें तो उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। वो 5 भाग हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक इतिहास, दूसरा सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री, तीसरा आर्थिक इतिहास या इकोनॉमिक इतिहास, चौथा धार्मिक इतिहास या रिलीजियस इतिहास, रिलीजियस हिस्ट्री, और 5वां सांस्कृतिक इतिहास या कल्चरल हिस्ट्री। अब देखिए, अब अगर इनको हम विश्लेषित करें, इनके एक एक भाग को हम विस्तार में दें, तो हम देखेंगे कि इन 5 भागों में मानव की गतिविधियां लगभग सारी समाहित हो जाती हैं। तो आइए एक एक का हम डिटेल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास में क्या पढ़ा जाता है। तो राजनीतिक इतिहास में देखिए, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में पढ़ा जाता है। पहला भाग तो ये है कि एक साम्राज्यिक इतिहास, इम्पीरियल हिस्ट्री, जिसमें कोई राजा किसी काल में होता था, वो तरह तरह की विभिन्न विजय करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया करता था। तो सबसे पहले तो हम उसकी विजयों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा भाग जो राजनीतिक इतिहास का आता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री का आता है, वो प्रशासनिक इतिहास होता है। जैसा कि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारा जो शासन है वो 3 स्तर पर चलाया जा रहा है, केंद्र के स्तर पर, राज्य स्तर पर और लोकल स्तर पर। तो इसी तरह से किसी काल विशेष में या किसी राजा को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें देखते हैं कि उसका प्रशासन केंद्र स्तर पर कैसे था, कौन कौन से मंत्री थे, उस समय राज्य की अवधारणा कैसी थी, राजतंत्र था, लोकतंत्र था, तानाशाही थी या गणतंत्र था। हम देखेंगे कि कई काल विशेषों में हमको सभी के कुछ न कुछ अंश हमको फिर इतिहास में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद राज्य के शासन में आते हैं, मतलब वो केंद्र का शासन क्या राज्यों में बटा हुआ था, राज्यों का नाम क्या था, क्या रखा जाता था, क्या लोकल प्रशासन में क्या था, शहरों का शासन कैसे होता था, गाँवों का शासन कैसे होता था। जैसे कि हम जानते हैं कि चोल काल में गांव स्वायत्त थे। तो राजनीतिक इतिहास में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब नंबर 2 पर अगर हम आते हैं तो वो सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास में देखिए, सबसे पहले ये देखा जाता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती है। समाज की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार होती है।
अब सवाल इस बात का होता है कि जिस काल विशेष का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समय का परिवार कैसा था, वो मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, या कुछ और था। इसी तरह से परिवार के आगे जब हम बढ़ते हैं तो परिवार में सबसे बड़ी चीज़ समाज में आती है कि स्त्रियों की दशा क्या थी, स्त्रियों की दशा क्या हुआ करती थी, क्या उस समय स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई थी, परिवार में उनकी स्थिति क्या थी, उनके शिक्षा की व्यवस्था होती थी कि नहीं होती थी, विधवाओं का पुनर्विवाह होता था कि नहीं होता था, सती प्रथा का प्रचलन था या नहीं था, पर्दा प्रथा थी या नहीं थी, या ये किस समय इसका उद्भव हुआ, संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को था या नहीं था। तो मतलब सामाजिक इतिहास के परिवार के बाद दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि स्त्रियों की दशा क्या थी। अब फिर जब इसके आगे आते हैं तो एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है वर्ण व्यवस्था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति भारत में हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन पहले तो ये कर्म पर आधारित थे, बाद में जन्म पर आधारित होने लग गए। तो किसी काल विशेष में इन चारों वर्णों की स्थिति क्या थी, इनके क्या अधिकार थे, इनके क्या कार्य थे, इनका अध्ययन हम करते हैं। सामाजिक इतिहास का इसी तरह से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो ये आता है कि सामाजिक इतिहास में लोग क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, क्या उनके मनोरंजन का साधन हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक इतिहास में कुछ चीज़ें और होती हैं कि ये भी देखा जाता है कि समाज के नियमन के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए थे। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, मतलब वर्ण व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था। वर्ण तो 4 बता ही दिया गया अभी, आश्रम की व्यवस्था, आश्रम भी 4 माने गए। ऐसा माना गया तत्कालीन समाज में कि सामान्य मानव की उम्र 100 साल होती है, उसको देखते हुए 4 आश्रम 25-25 वर्ष के बनाए गए। ब्रह्मचर्य जिसमें विद्या का अध्ययन किया जाता था, और उसके बाद गृहस्थ 50 वर्ष की उम्र तक, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसी तरह से पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि भारतीय संस्कृति में अंतिम उद्देश्य हमेशा मोक्ष प्राप्त करना रहा है, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और सभी आश्रमों में कौन कौन से पुरुषार्थ प्रधान थे, इनको लेकर के आश्रम पुरुषार्थों का नियमन किया गया। इसी तरह से जो है संस्कारों की बात आती है, तो ये जो नियमन किए गए ये भी हम सामाजिक इतिहास के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। तो दूसरा भाग जो इतिहास का था सामाजिक इतिहास, उसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब आगे हम आते हैं आर्थिक इतिहास। जब हम आर्थिक इतिहास की स्टडी करते हैं तो आर्थिक इतिहास में भी हम ये देखते हैं कि हमको एक क्रम से चलना चाहिए कि अर्थशास्त्र में मूलतः 3 सेक्टर बनाए गए हैं। पहला सेक्टर ये है कि कृषि एवं पशुपालन का। तो सवाल इसी बात का उठता है कि किसी काल का जब इतिहास में हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उस समय कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, उनके लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कालीबंगा में खेत, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बड़ावली में हल की आकृति के खिलौने मिले हुए हैं। तो मतलब ये कि खेती में किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, सिंचाई के साधन हुआ करते थे कि नहीं, मड़ाई के लिए या कटाई के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, इन चीज़ों का हम अध्ययन आर्थिक इतिहास के कृषि एवं पशुपालन में कौन कौन से पशुएं पाली जाती हैं इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का दूसरा क्षेत्र जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो होता है शिल्प एवं उद्योग। तो हमें इतिहास के इस भाग में ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से शिल्प प्रचलन में थे, कौन कौन से उद्योग प्रचलन में आ गए थे, इन सब चीज़ों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र का तीसरा जो क्षेत्र होता है व्यापार और वाणिज्य का होता है। अब व्यापार वाणिज्य जब आएगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम मुद्रा का अध्ययन करेंगे, उस समय कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलन में थी और कौन कौन सी नहीं थी।
और मुद्राओं का जब प्रचलन होगा, मुद्राओं से हम किसी सामान को खरीदेंगे, तो फिर उसके लिए जाहिर बात है कि उसको हमको ले जाने के लिए रूट्स चाहिए और यातायात के साधन चाहिए, वो चाहे वायु के हों, चाहे जल के हों, चाहे स्थल मार्ग हों। तो उसके लिए मार्गों का भी होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं, इतिहास में ये देखते हैं किसी काल विशेष में इन सब चीज़ों का कितना प्रचलन था, कितने रूट्स थे। आप लोगों ने सिल्क मार्ग के बारे में सुना होगा, उत्तरापथ के बारे में सुना होगा, दक्षिणापथ के बारे में सुना होगा। तो मतलब कि ये कौन कौन से मार्ग उस समय प्रचलन में थे, इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। अब आर्थिक इतिहास में आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि इसके आगे फिर भूमि व्यवस्था कैसे थी। भूमि राजा के अधीन थी या वो ये जमींदारों के अंडर में थी, या फिर उस पर अधिकार जो है सीधे किसानों को या काश्तकारों को हुआ करता था। अच्छा, अगले भाग में और जब हम बढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि किसी काल विशेष में राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से कर लगाए जाते थे। तो इन सब का अध्ययन हम आर्थिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अब तीसरा ये आर्थिक इतिहास हो गया। चौथा होता है धार्मिक इतिहास। धार्मिक इतिहास के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं, देखिए भारत में अगर इतिहास का, भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाए तो यहाँ पर तमाम टाइम से कई धर्मों का उदय हुआ और उनके सिद्धांत बने। तो हमको धार्मिक इतिहास के अंतर्गत ये देखना है कि कौन सा धर्म किसी काल विशेष में कौन कौन से धर्म थे अस्तित्व में, और उनके टीचिंग्स क्या थी, उनके सिद्धांत क्या थे, और उन धर्मों के संरक्षक राजा कौन थे, और जनता की प्रतिक्रिया क्या थी, और उन धर्मों से संबंधित तमाम तरह के निर्माण, मंदिर इत्यादि का, मंदिर मस्जिद, इन सब का किन किन लोगों ने कौन कौन सी मंदिर मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो धार्मिक इतिहास के अंतर्गत कुल मिलाकर के धर्मों का उदय, उनके सिद्धांत, उनके प्रति जनता और राजा की प्रतिक्रिया का अध्ययन हम करते हैं। धार्मिक इतिहास के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है पांचवा सांस्कृतिक इतिहास। अब सांस्कृतिक इतिहास में मूलतः जो हम अध्ययन करते हैं वो है, सबसे पहले तो हम सांस्कृतिक इतिहास में यही पढ़ते हैं कि किसी समय में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। शिक्षा के लिए जैसे कि प्राचीन काल से भी आप लोग सुनते आए होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो मतलब कि शिक्षा का स्वरूप क्या था, कौन पढ़ाता था, कहाँ पढ़ाता था, गुरुकुल हुआ करते थे, किस काल में इनका डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ कौन से थे, इनके बारे में अध्ययन हम करते हैं। आगे जो सांस्कृतिक इतिहास का दूसरा भाग है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, साइंस और टेक्नोलॉजी का। मतलब कि साइंस के तमाम सिद्धांत हैं, वो चाहे फिजिक्स के हों, चाहे रसायन शास्त्र के हों, चाहे जीव विज्ञान के हों, टाइम टू टाइम किसी न किसी रूप में अस्तित्व में आते रहे हैं। जैसा कि भारतीय इतिहास में भी ये माना जाता है, जीरो वाज इन्वेंटेड, ज़ीरो का जो आविष्कार किया गया है वो किसी अननोन भारतीय के द्वारा किया गया है, ज्ञात भारतीय ने किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में या बायोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह से क्या क्या चीज़ें अस्तित्व में आई किसी काल में, उसका अध्ययन हम सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इसका पार्ट है सांस्कृतिक इतिहास के साहित्य का। कौन कौन से साहित्यकार हुए, उनकी रचनाएं क्या क्या थी, उनके संरक्षक कौन कौन थे, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए कि अगर हम इतिहास को इन पांचों भागों में बांट दें तो 5 भाग में बांट देने के बाद इतिहास मानव की गतिविधियों के सारे पार्ट को, सारे भाग को ये कवर कर लेता है। ये तो है इतिहास का क्षेत्र ऐसा जिसको हम वर्टिकल, लंबवत विभाजन कह सकते हैं। अब इसके बाद एक विभाजन हम काल वाइज करते हैं, तिथि क्रमानुसार, सैंधव सभ्यता से लेकर के सैंधव वैदिक, उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, अलेक्जेंडर का आक्रमण, मौर्यों का शासनकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, राजपूत युग, सल्तनत युग, मुगल युग, उसके बाद यूरोपियों का आगमन, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी,
फिर कैसे जो है अन्य यूरोपियों को पराजित करके अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रमुखता हासिल की, और भारत के जो राज्य थे जो मुग़लों के पतन के बाद छोटे छोटे भागों में बढ़ गए थे, उनको कैसे उन्होंने अपने अंडर में लिया, अपन जीता, और जीतने के बाद किस तरह से उन्होंने शासन किया। चूँकि इनकी शोषणवादी नीति थी, तो इस शोषण के खिलाफ किस तरह से भारतीयों में नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का उदय हुआ, और उस राष्ट्रीयता के चलते नेशनल मूवमेंट चला, और नेशनल मूवमेंट के चलते अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। तो इस तरह से अगर एक हॉरिजेंटल विभाजन भी हम भारत को कर लें, और सभी काल को, ये जो 5 भाग भी हमने ऊपर वर्णित किया, इनका अध्ययन कर लिया जाए, तो भारत के इतिहास को हम पूरी तरह से समझ सकेंगे कि कहाँ से कौन क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से हमारा ये भाग पूरा हो जाए।